दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। दोस्तों आपका पता है कि आपके नए ब्लूप्रिंट के आधार पर ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की क्लास है। चैप्टर का नाम है फसलों की खेती। दोस्तों यह चैप्टर आपके एग्जाम में आपको 9 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें एक 5 नंबर का प्रश्न तथा दो नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको धान की खेती पढ़ा चुके हैं, ये मूंग की खेती है। दोस्तों अगर आपने धान की खेती को पढ़ा है तो दोस्तों मूंग की खेती में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि धान की खेती जो है वो आपकी खरीफ ऋतु की है और मूंग की खेती भी आपकी खरीफ ऋतु की फसल है। तो सेम है, कुछ अंतर जो आएंगे वो आगे आप देखते चलना, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। सिर्फ आपको ये आप धान को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना तो आपकी पूरी फसलें जो भी हैं तो सबका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी आपकी फसलें रहेंगी, जैसे उड़द है, अरहर है और सोयाबीन है। अब मूंग की खेती का यहाँ पे हम वर्णन कर लें। दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंग की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों इसमें 12 से 13 पॉइंट मैंने रखे हुए हैं, 13 बिंदु हैं आपके। तो एग्जाम में 13 बिंदु नहीं पूछे जाएंगे, आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपके 4 से 5 बिंदु आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन 13 बिंदु में से ही आपके 5 बिंदु रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से बिंदु हैं देख लीजिए। वनस्पतिक नाम एवं कुल, उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, उन्नतशील किस्में, खाद एवं उर्वरक, बीज दर, बुवाई का समय, बीज उपचार, सिंचाई, कीट एवं रोग, उपज और आर्थिक महत्व। दोस्तों ये सभी आपके बिंदु हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। देखिए वनस्पतिक नाम, तो दोस्तों मूंग का वनस्पतिक नाम होता है बिग्ना रेडिएटा। क्या होता है? बिग्ना रेडिएटा। दोस्तों जो भी आपकी फसलें हैं आपके सब्जेक्ट में, उन सभी बॉटनिकल नेम उनके जरूर याद कर लें, क्योंकि बॉटनिकल नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेसी और उपकुल है पेपलिनियोसी। दोस्तों सब जानते हैं कि दलहनी फसलों का कुल लेग्यूमिनेसी होता है और उनका उपकुल पेपलियोनेसी होता है, यानी सभी दाल वाली फसलों के ये कुल और उपकुल एक जैसे होते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान मूंग का है भारत। दोस्तों मूंग के साथ आपकी उड़द भी आपकी नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएगी उसमें, तो उसका भी उत्पत्ति स्थान आपका भारत होगा, इसलिए आप लोग साथ में ही यहीं पे उसको याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी बिंदु की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भूमि। तो मूंग के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन आपको अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह मूंग के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आप लोग विशेष याद रखना दोस्तों कि अच्छे जल निकास वाली हो, इसमें पानी ना रुकता हो, और बलुई दोमट होना चाहिए मिट्टी। कैसी हो? बलुई दोमट मिट्टी हो, पीएच मान विशेष याद रखें 7 से 7.5 के मध्य हो, उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यही भूमि आपकी सेम की सेम उड़द की रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा 0% भी। ठीक है ना, ध्यान रखें। दूसरा है आपका भूमि की तैयारी। तो दोस्तों भूमि की तैयारी सेम है आपकी, जैसे आपने धान में पढ़ी होगी, तो 1 जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल से करके भुरभुरा बना ले मिट्टी को। भुरभुरा बनाकर पाटा लगातार करके और आप क्या करें, खेत को समतल बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? खेत को समतल बना ले। ठीक है ना, तो ये भूमि की तैयारी है। बताइए कहीं दिक्कत है क्या? अगर आपने धान पढ़ा है तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले धान पढ़ें, तो आगे फसलों को लगातार पढ़ें तो आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जलवायु की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जलवायु सभी खरीफ फसलों के लिए सेम टू सेम है, थोड़ा अंतर आता है आपकी सिर्फ वर्षा में, वो आप देख लीजिए। मूंग खरीफ ऋतु की फसल है, सब जानते हैं। इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, सब जानते हैं। गर्म एवं नम जलवायु खरीफ ऋतु में होती है, जहां पर 60 से 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वहां पर हम मूंग को आसानी से उगा सकते हैं, उगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो जलवायु गर्म एवं नम चाहिए। कोई भी खरीफ की फसल ले लीजिए आप, आने वाली फसलें भी आप चाहे मूंग ले लीजिए, अरहर ले लीजिए, या उड़द आएगी आपकी, आगे सोयाबीन आएगी, तो सबके लिए जलवायु सेम रहने वाली है। दोस्तों एक फसल पढ़ ली, पूरा काम हो गया, पूरा ट्रिक है, ट्रिकों पे आप इसको पूरी फसलों को पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे।
नेक्स्ट है आपकी उन्नतशील किस्में। तो दोस्तों उन्नतशील किस्में आपकी कौन सी हैं, ये आपको याद करनी होती हैं दोस्तों। ये सभी फसलों में अलग अलग होती हैं इनकी, जैसे मोहिनी, कोपरगांव, कृष्णा 11, पूसा बैसाखी, जवाहर 45, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, ये सभी आपकी उन्नतशील वैरायटी हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप याद रखें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 6वां पॉइंट है दोस्तों खाद एवं उर्वरक। तो मूंग के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद बुवाई से 1 महीने खेत में डाल दें। सभी फसलों में सेम यही विधि रहनी है। 200 से 250 क्विंटल हो जाएगा, किसी में 150 से 200 क्विंटल हो जाए, मतलब लगभग 200 रखें हैं आप लोग एवरेज में। ठीक है। इसके लिए एनपीके की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम। नाइट्रोजन कम इसलिए देते हैं क्योंकि दाल वाली फसलें और सभी दाल वाली फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, इसलिए। क्लियर। 50 किलोग्राम फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, जिसमें देने का तरीका वही रहेगा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा आपको बुवाई के समय देना है, तथा अब आधी जो नाइट्रोजन बच रही है, शेष नाइट्रोजन बच रही है, उसकी मात्रा को 2 से 3 बार में आपको खेत में खड़ी फसल में छिड़क करके दे देना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका खाद उर्वरक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एनपीके की मात्रा आपको चेंज रखनी है, बाकी तरीका सेम फसलों में आपका एक जैसा रहेगा, सभी फसलों में एक जैसा रहेगा। क्लियर। ठीक है ना, मात्रा को आप चेंज जरूर करते रहें, वैरायटियाँ सभी में अलग होती हैं, ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीज दर। दोस्तों खरीफ ऋतु में अगर, अब वैसे हम इसको जायद में बो सकते हैं, मूंग को उड़द को दोनों जायद में भी होती हैं, गर्मियों में भी बहुत सारे लोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो होती है मध्य प्रदेश में कई जगह होती है, बिहार में भी आपकी मूंग को उड़द को जायद में बोया जाता है। लेकिन खरीफ ऋतु में इसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि जायद में अगर बोया जाता है तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। जायद में मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं आपकी बीजों की, क्योंकि बहुत सारे गर्मी के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, इसलिए। ठीक है। 8वां आपका पॉइंट है बुवाई का समय। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी खरीफ की फसल हो तो उसके बोने का जो समय है वो है 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। यहाँ पर आप कोई सी भी फसल ले लीजिए आप खरीफ वाली, ठीक है ना, खरीफ ऋतु की कोई सी भी फसल हो तो बुवाई का समय सेम रहता है सभी का। बीज उपचार की बात करें तो सब जानते हैं, तरीका वही है, सेम टू सेम, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अंतर आएगा वो आगे बता देता हूं मैं आपको। कि मूंग के बीजों को उपचारित करने के लिए कैप्टान या थायराम, इन दोनों दवाओं को रट लीजिए आप लोग, और फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। ये दोनों फफूंदनाशी दवाएं, जिससे बीजों को उपचारित करने के लिए तरीका वही है कि 2 से 3 ग्राम दवा लेना है, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उनको उपचारित करना है दोस्तों, तथा राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। अच्छा, राइजोबियम कल्चर की बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसलिए राइजोबियम कल्चर से भी दलहनी फसलों को उपचारित करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जीवाणु की संख्या होगी तथा अधिक से अधिक वह नाइट्रोजन वायुमंडल से भूमि में एकत्रित कर सकेंगे। इसलिए राइजोबियम कल्चर से हम मूंग की फसल को या कोई सी भी दाल वाली फसल को, दलहनी फसल को उपचारित करते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बीज उपचार वाली। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपकी सिंचाई। तो दोस्तों सब जानते हैं मूंग की फसल एक खरीफ ऋतु की फसल है, इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी खरीफ की फसल हो सिंचाई की आवश्यकता उसको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि खरीफ का समय जब होता है, जब बारिश होती है, तो बारिश होती है तो सिंचाई की क्या ज़रूरत, लेकिन कभी अगर सूखा पड़ जाए लंबा तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए। ठीक है ना, ये बात याद रहेगी आपको। बिल्कुल। आगे बात कर लें हम दोस्तों कीटों की। तो कीट, बहुत सारे कीट लगते हैं आपके मूंग में। फली छेदक, मूंग में क्या, सभी दाल वाली फसलों के लिए फली छेदक, दीमक भी लग जाती है, सफ़ेद मक्खी, कंबल कीट जानते हैं ना, ऊपर बाल रहते हैं जनरली, उसके ऊपर छिदते हैं जो, है ना, वही। तो ये आपके विभिन्न प्रकार की कीट आपकी मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब दोस्तों इनके नियंत्रण के लिए सेम धान जैसी विधि है, वही कर दीजिए आप। इंडोसल्फान 35 सीसी, या आप DDT ले लो, BSC का भी छिड़काव कर सकते हो, एप्टाक्लोर, इनकी मात्रा आप 1 से 1.25 लीटर या 2 लीटर या 1.5 लीटर तक भी ले सकते हो। 800 से 1000 लीटर में पानी में घोलें और घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव
कर दें। इससे आपके कोई भी कीट हो उनका नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। नेक्स्ट हैं दोस्तों रोग। तो रोग वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी फसल की बात करें रोग ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखें। देखिए वानस्पतिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट, वानस्पतिक नाम कुल, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरी बात आपकी क्या होता है इंपॉर्टेंट, वैरायटियाँ जो किस्में होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका कौन सा है, ध्यान रखना आप लोग, बीज दर, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। और आपका कीट एवं रोग सभी के अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक महत्व तो जनरली सब लोग कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी फसल हो सब जानते हैं क्या काम आती है। क्लियर। चलिए बात करते हैं रोगों की। सबसे पहला रोग है पीला मोजेक। तो दोस्तों यह रोग मूंग में वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस यानी विषाणु के कारण यह रोग आपकी सभी दाल वाली फसलों में लग जाता है, सब जानते हैं। क्या होता है इस रोग के कारण, इस रोग के कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, जिससे पौधों में फूल एवं फलियां नहीं बनते। जब फूल नहीं बनेंगे तो फलियां तो बनेंगी नहीं। तो इस रोग को फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी करती है दोस्तों। कौन करती है, सफ़ेद मक्खी इस रोग को फैलाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम सफ़ेद मक्खी करती है। तो इसका नियंत्रण में यहीं कर देते हैं अपन कि क्या करें, सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। पहला तरीका तो ये कि हमको अगर किसी पौधे में उस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पौधे को उखाड़ करके फेंक दें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि जो सफ़ेद मक्खी उस रोग को फैला रही है तो उस सफ़ेद मक्खी का कीटनाशक दवा से नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा तरीका क्या है, रोग प्रतिरोधी जातियां बोना चाहिए। रोग प्रतिरोधी जातियां का मतलब है ऐसी जातियां बोना चाहिए मूंग की फसल की कि उसमें ये आपका पीला मोजेक रोग नहीं लगता हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है पीला मोजेक रोग का नियंत्रण या कंट्रोल, जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके उनकी पौधगलन की। ये दूसरा रोग है पौधगलन, इसको डंपिंग ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह रोग सभी दलहनी फसलों में लगता है और ये सभी दलहनी फसलों में कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा। फंगस इस रोग को फैलाने का काम करता है। इसके कारण क्या होता है, पौधे की जड़ गल जाती है। जब दोस्तों जड़ गलती है तो ये रोग ऊपर आ जाता है तो तना भी गल जाता है। इस चीज़ को आप लोग विशेष याद है, जब तना ही जड़ के गल जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, तो पौधे को भोजन नहीं मिल पाता। और पौधे को भोजन जब नहीं मिल पाता तो पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस चीज़ का आप लोग इसका याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे आपके नेक्स्ट रोग की। नेक्स्ट रोग आपका है पत्ती का पर्ण दाग रोग। दोस्तों पत्ती का पर्ण दाग जो रोग होता है, इसको लीफ स्पॉट भी बोला जाता है इंग्लिश में। यह रोग मूंग में कवक के द्वारा फैलता है। मतलब यह भी रोग आपका किसके द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा हमारी फसलों में लग जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं पत्तियों पर भूरे दाग बन जाते हैं या भूरे दाग हो जाते हैं। दोस्तों इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, वही आपका दोनों को नियंत्रण है। एक तो लीफ स्पॉट आपका पर्ण दाग रोग ये है, इससे पहले हम आपको डंपिंग ऑफ के बारे में बता दिए। उन दोनों का नियंत्रण यही है कि डायथेन M45 और डायथेन Z78 फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों ये जो दवा है इनका नाम जरूर याद रखें आप लोग, क्योंकि सभी में आपकी इन दवाओं का यूज़ ज़रूर होना ही होना है, ठीक है। चलिए तो आपको इसका याद रहना चाहिए कि डायथेन M45 और डायथेन Z78 आपकी ये फंजीसाइड दवा हैं। उपज की बात करते हैं दोस्तों आगे की उपज कितनी होती है मूंग की। तो मूंग की उपज 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। उपज तो थोड़ी सी कम होती है, याद रखें 10 से 12 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं हम आगे आर्थिक महत्व की बात करेंगे। दोस्तों आर्थिक महत्व क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आर्थिक महत्व का मतलब क्या है कि जैसे मूंग है तो मूंग क्या काम आती है, बात कर लीजिए। यह एक दलहनी फसल है, सब जानते हैं कि ये आपकी एक दाल वाली फसल है मूंग। दोस्तों इसकी दाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, सब जानते हैं इस चीज़ को भी, कि दाल हो चाहे उड़द हो। अगर आपको उड़द याद करना है तो सेम टू सेम आप मूंग की जगह वर्ड यूज करें उड़द का, आपकी उड़द याद हो जाएगी पूरी। सिर्फ नाम क्या है, उड़द याद रखना। कुछ चीज़ें जैसे वैरायटी हैं तो अलग रहेंगी आपकी, बीज दर सेम रहती है
और आर्थिक महत्व आपका सेम है कि वो भी एक दाल वाली फसल है, सिंचाई सेम है, जलवायु भी सेम, भूमि मतलब लगभग सब चीज़ें सेम रहेंगी। बॉटनिकल नेम और दूसरे हैं आपकी वेराइटियाँ, ये दो चीज़ आपकी जो है वो आपकी अलग रहने वाली हैं। बस दोस्तों ये आपकी मूंग का भूसा पशुओं को खिलाया जाता है, सब जानते हैं। मूंग का भूसा हो या उड़द का भूसा सब पशुओं को खिलाते हैं। और इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो दोस्तों मैं ये तो बात आपको कई बार बताता हूँ कि जीवाणु जो होता है इसकी जड़ों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और भूमि की जब उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था आपकी पूरी मूंग की फसल। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आई होगी। अगर आपने धान की फसल नहीं पढ़ी है तो उसको पहले पढ़ लें, अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको मूंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगर मूंग पढ़ ली है तो आने वाली उड़द और अरहर और सोयाबीन में तो 0% आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल भी परसेंट पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल सेम रहेगी। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अंतर मिलेगा और कहीं अंतर नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूलें ना, ठीक है दोस्तों। सबको शेयर करें और बताएं कि किस प्रकार से उन्हें ये चीज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। सबका भला हो दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल अगर नए हैं तो, कहने की बात ही नहीं है तो। और आप आज के लिए इतने ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।